तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर यानी कि मध्य प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा आपकी जो नई भर्ती आई है वर्ष 2026 के लिए। तो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम जो आपका 2019 में जो है कंडक्ट किया गया था, यही आपका पेपर पहले 2019 में हो चुका है एक बार, ठीक है। तो 2019 में आपसे इसके अंतर्गत जो सवाल पूछे गए थे, जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो हम कंप्लीटली यहाँ पर बात करेंगे। और अपनी इस सीरीज के माध्यम से जो है हम यहाँ पर 3 क्लासेस में कवर करते हुए जो है कंप्लीट इस पेपर को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखिए ये ध्यान देना है, अगर हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में इसका समझें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे कितने पूछे गए थे यहाँ पर इस एग्जाम में 2019 में, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन थे 150, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 150 रहते हैं, जिसमें अगर हम बात करें, देखिए जो 50 क्वेश्चन आपके थे इसके अंतर्गत, तो वो थे जीके जीएस से रिलेटेड, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन तो जीके जीएस से थे, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक जीके जीएस के अंतर्गत आता था। और उसके बाद जो आपका 51 नंबर से शुरू होकर के आपका 150 तक जो है, यानी कि 100 क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछे गए थे, वो एग्रीकल्चर और इसके कंसर्न्ड सब्जेक्ट जो है हमारे पास, जो सिलेबस के अंतर्गत यहाँ पर मेंशन किए गए थे, उसके अंतर्गत आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना, देखिए इन सीरीज में, इस कंप्लीट सीरीज में हम जो है 3 क्लासेस के माध्यम से जो है यहाँ पर डिफरेंट जो भी आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। आज का जो हमारा पहला पार्ट है इस सीरीज के अंतर्गत, इस क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपका 51 से लेकर के आपका 80 क्वेश्चन तक जो रहते हैं उन क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से जो हम कवर करते हुए जो है 3 क्लासों में कंप्लीटली इस सीरीज को अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार ही हम जो है यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए एक तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, थोड़ी बोरियत भी होने लग जाती है, इसलिए हमने जो है 3 अलग अलग भागों में इस क्लास को बांटा हुआ है, इस सीरीज को बांटा हुआ है। और इन्हीं 3 क्लासेस के माध्यम से हम कंप्लीटली जो एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी कंप्लीट एनालिसिस करते हुए, ऑप्शंस को भी यहाँ पर समझते हुए जो है कंप्लीटली इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को जो है आपने पर्टिकुलरली काफी अच्छे तरीके से देखना है। वहीं पर नेक्स्ट जो भी इससे रिलेटेड आपके लिए जो है अपडेटेड वीडियो आएगी, सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। काफी हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम ये देखा जाता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं जो है उनमें से ऐसे कंसेप्ट आपके होते हैं, उन क्वेश्चंस के अंतर्गत ऐसे कंसेप्ट रहते हैं, या कई बार ये भी देखा जाता है कि सेम ही क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर से हमें एक तरह से ये अंदाजा हो जाता है कि आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो किस लेवल तक के हो सकते हैं, और किन पॉइंट पे फोकस करते हुए या सिलेबस के किन किन कंसेप्ट पे फोकस करते हुए जो है ज्यादातर क्वेश्चन जो है आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते, देखिए क्लास में सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर रहेगा 51 से देखिए शुरू है, यहाँ पर ध्यान देना आपने, ठीक है। ओरिजिनल पेपर से ये क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, 51 से ये शुरू होते, 51 नंबर से शुरू होते, क्योंकि 50 तक जीके जीएस के क्वेश्चन आपके यहाँ पर थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने ध्यान देना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो पूछा गया है, देखिए बफर स्टॉक आर मेंटेन्ड टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड एज पर नॉर्म्स सच स्टॉक्स आर मेंटेन्ड एट। यानी कि देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बफर स्टॉक है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संधारित किए जाते हैं, और मानकों के आधार पर ऐसे स्टॉक्स संधारित किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बफर स्टॉक की बात की जा रही है। सभी को देखिए बफर स्टॉक का पता होना चाहिए। बफर स्टॉक यानी कि जो एक हमारे पास अनाजों का रिजर्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। जैसे सरकार के पास जो है एफसीआई के अंतर्गत, ठीक है, बफर स्टॉक कौन जो है इंडिया में एक तरह से होल्ड करता है, तो एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन करता है, एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है बफर स्टॉक को होल्ड करने का काम करता है। यानी अनाज की एक मात्रा जो है इनके पास रहेगी, क्वांटिटेटिव जो है इनके पास एक अनाज का भंडार भरा हुआ रहेगा, जो इमरजेंसी के टाइम पे जो है इस्तेमाल किया जा सके, या ऐसे ही कोई दूसरे किसी भी तरह के कामों में, जैसे पीडीएस हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ठीक है, उसमें इस्तेमाल में लाया जा सके, किसी डिजास्टर के टाइम पे जो है अनाज का इस्तेमाल किया जा सके। तो इसलिए जो है वहां पर एक बफर स्टॉक मेंटेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इसको समझे तो जैसे जो बैंक अकाउंट होते हैं, बैंक अकाउंट्स में कुछ मिनिमम बैलेंस रखना जो है अनिवार्य रहता है, उसके बाद फिर पैसा कटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि अनाज की एक क्वांटिटी जो है मेंटेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि उसको जो है इमरजेंसी के टाइम पे यूज में लाया जा सके, और पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है उसका इस्तेमाल किया जा सके।
तो ऐसे बफर स्टॉक रिलेटेड आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो है एक तरह का हमारे पास साधन रहता है। तो आपको ये बताना यहाँ पर कि बफर स्टॉक की मेंटेनेंस के लिए जो है यहाँ पर कौन सा बेसिस अपनाया जाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी कि जो बफर स्टॉक एक तरह से मेंटेन किए जाते हैं किस बेसिस पे, क्या जो है सालाना बेसिस पे हम जो है अनाजों को एकत्रित यहाँ पर करते हैं इसके लिए, या इसके अलावा हाफ ईयरली लेवल यानी कि 6 महीनों में एक बार यानी कि साल में 2 बार जो है ये एकत्रित किया जाता है बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए अनाज। तीसरा क्वार्टरली लेवल यानी कि 4 बार जो है यहाँ पर ये एक तरह से किया जाता है भी, ठीक है, यानी कि 4 बार किया जाता है। या इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर लेवल यानी कि साल में एक बार जो है ये किया जाता है। ये आपको जो है यहाँ पर बताना है कि जो वित्त वर्ष होते हैं जैसे वर्ष 2024-25 हो गया, 2025-26 हो गया, क्या उस हिसाब से किया जाता है, या जो है साल में 4 बार किया जाता है ये। या इसके अलावा अगर हम बात करें हाफ ईयरली लेवल के आधार पे जो है ये किया जाता है, यानी कि आधे आधे साल में, यानी कि वर्ष में 2 बार, या एनुअल यानी कि वर्ष के लास्ट में 1 बार। तो देखिए यहाँ पर आपने ध्यान देना है, इस पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वार्टरली लेवल है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास जो है 4 महीनों के समय में, ठीक है, कितने 4 महीनों के समय में 4 मंथ पीरियड। तो आपने ध्यान देना यहाँ पर 4 मंथ पीरियड यानी कि 4 महीनों में जो है एक बार इसको क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। 3 महीनों में एक बार कलेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि साल के 4 बार इसको जो है कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है क्वेश्चन। तो इस पे ध्यान देना कि कब जो है यहाँ पर बफर स्टॉक को एक तरह से हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी यहाँ पर बात की कैसे किया जाता है कलेक्ट, आपका साल में 4 बार इसकी जो है प्रॉपरली कलेक्शन की जाती है और मेंटेनेंस जो है इसकी की जाती है, जो आपका फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, ठीक है। साथ ही साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है अनाज एक तरह से उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए जो है ये किया जाता है। इस पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और ये एक तरह का रिजर्व होता है, ठीक है। इस पे ध्यान देना, क्या होता है, एक तरह का ये रिजर्व रहता है। इसमें अगर हम बात करें तो अप्रैल हो गया, जुलाई हो गया, अक्टूबर हो गया और जनवरी हो गया, ठीक है। इन समय पे अप्रैल, इसके अलावा जुलाई, इसके अलावा अक्टूबर और इसके अलावा जनवरी, ठीक है। इन महीनों में जो है एक तरह से यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस का काम किया जाता है साल में 4 बार। क्लियर हो गया, तो ध्यान रखना इसको। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते, देखिए द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लो कॉल्ड अर्ड वॉज डेवलप्ड अराउंड, यानी कि हल का एक साधारणतम प्रकार जिसे जो है अर्ड कहा गया, इसका जो विकास है किस समय के आसपास हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि अर्ड एक तरह का हल था, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक प्लो था, हल था, जो स्टार्टिंग टाइम में जो है, जो एंशियंट टाइम था, पुराने समय में जो है ये तैयार किया गया था। ये कंप्लीट बड़े तौर पे बड़े खेतों में इस्तेमाल करने के लिए हल नहीं था, ये एक छोटा हल था भाई, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली जमीन को स्क्रैच करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। यानी कि जब कल्टीवेशन धीरे धीरे शुरू होने लगी तो उस समय जो है यहाँ पर ऐसे औजारों की धीरे धीरे से खोज होने लगी। तो यहां पर आपको बताना, ये जो अर्ड नामक हल है, ठीक है, जो हलों में पहली संरचना थी, ये किस समय जो है बनी थी। यहां पर आपने ध्यान देना है, ये कब जो है इसका निर्माण हुआ था, इसका हुआ था 2500 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर 2500 बिफोर क्राइस्ट जो हमें यहाँ पर देखने को ये मिला था, इस समय के आसपास में जो है यहाँ पर ओवरऑल इस हल का एक तरह से विकास किया गया था। यानी कि जो मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो ये मेसोपोटामिया में जो एक तरह से ढूंढा गया था, ठीक है। इसके जो विकास किया गया था, इसे बनाया गया था, मेसोपोटामिया में बनाया गया था और इस समय में जो है, इस समय के आसपास में जो है ये तैयार किया गया था, ठीक है, खोजा गया था। और धीरे धीरे फिर से जो है यहाँ पर देखा जाए तो आपका कल्टीवेशन जो है काफी ज्यादा फिर फैलने लगी, क्योंकि पहले देखा जाए तो पहले के जो ह्यूमन बीइंग थे, ठीक है, उस समय जो है वो ज्यादातर शिकार करते थे, कल्टीवेशन नहीं करते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे कल्टीवेशन होने लगी तो वैसे वैसे फिर जो है औजारों का भी एग्रीकल्चर में यूज होने लगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना आपने। अगर हम बात करते देखिए ओवरऑल क्रॉप कल्टीवेशन की, तो जो ओवरऑल क्रॉप कल्टीवेशन हमारा जो है लगभग 7500, कब की बात है ये आपका, लगभग अगर देखा जाए तो 7500 बिफोर क्राइस्ट में जो है हमें इंडिया में या जो इंडिया के आसपास के रीजन होते हैं, ठीक है, इनमें कल्टीवेशन देखने को मिली। और इंडिया की सबसे पहली अगर हम कल्टीवेटेड क्रॉप की बात करें तो बार्ले और व्हीट आता है इसमें, ठीक है। कौन कौन सी होगी, बार्ले हो गया और व्हीट हो गया। यानी कि सबसे पहले किस फसल को उगाया गया भारत की अगर बात की जाए तो बार्ले यानी कि जौ को, और इसके अलावा गेहूं को उगाया गया। जब वर्ल्ड की बात आती है तो इस पे भी आपने ध्यान देना है, दुनिया में सबसे पहले जो है आपका व्हीट कल्टीवेट की गई थी, और मोस्ट कॉमनली जो स्पीशीज थी उस समय ट्रिटिकम एस्टिवम नहीं थी, यानी कि जो ब्रेड व्हीट आज हम देखते हैं वो नहीं थी उस वक्त। अगर बात करें तो आपका आइंकॉर्न व्हीट हो गया, वो जो है वहां पर
थी उस समय, ठीक है। उस व्हीट को जो है मोस्ट कॉमनली स्टार्टिंग में कल्टीवेट किया गया था, ठीक है। तो इन चीजों को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, देखिए द अर्लीस्ट प्लांट सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स वर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि शुरुआती तौर पे सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो प्रॉपर तरीके से फसलों की बुआई करना और उनकी मैनेजमेंट करना और फाइनली उनकी कटाई करना, ये जो है सही तरीके से यानी कि नियोजित ढंग से जो है कब से और कहां पर जो है शुरू किया गया, कहां से इसकी शुरुआत हुई। फर्टाइल क्रेसेंट ऑफ वेस्टर्न एशिया, इजिप्ट एंड इंडिया, यानी कि जो है इन हिस्सों में जो फर्टाइल क्रेसेंट ऑफ वेस्टर्न एशिया, इजिप्ट और इंडिया का है, यानी कि क्रेसेंट हो गया आपका अर्धचंद्र आकार का जगह का शेप, यानी कि जब हम बात करते हैं वेस्टर्न एशिया, इजिप्ट और इंडिया की, तो इनके जो एरियाज आपस में मिलते हैं, जो एक फर्टाइल लैंड है वो क्रेसेंट टाइप शेप जो है बनाती है, यानी कि अर्धचंद्राकार शेप जो है, इस तरह के अर्धचंद्राकार शेप में जो है ये एरियाज आपस में जुड़ते हैं और इनके जो भी फर्टाइल लैंड है वो आपस में जुड़ते हैं, यानी कि जो यहाँ पे ज्यादातर जो उपजाऊ भूमि है, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो सबसे पहले इस एरिया में जो है, इस एरिया के आसपास जो है ये संयोजित तरीके से कृषि होने लगी, हम कह सकते हैं। या जो है यहाँ पर रीजन अराउंड रोम, ठीक है, रोम के आसपास के जो रीजन है वहां पर होने लगी। या कैरिबियन आइलैंड, यानी कि कैरिबियन सी के आसपास के जो आइलैंड रहते हैं उनमें जो आइलैंड पाए जा रहे हैं वहां पर जो है कल्टिवेशन अच्छे से पहले शुरू हुई। या रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, या नॉर्थ अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में। तो यहां पर देखिए आपने ध्यान देना है, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्टाइल क्रेसेंट ऑफ वेस्टर्न एशिया, इजिप्ट एंड इंडिया, ठीक है। यहां से जो है आपका कल्टीवेशन प्रॉपर तरीके से शुरू हुई थी, यानी कि सोइंग और हार्वेस्टिंग जैसी संयोजित कृषि जो है यहां से हुई, जहां पर प्रॉपर तरीके से पहले बुआई की जाएगी, फिर अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाएंगी उसमें, और फिर जाकर के फाइनली क्रॉप की कटाई की जाएगी, हार्वेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन से राज्य में सोयाबीन सबसे ज्यादा पैदा होती है। देखिए अगर हम बात करते हैं उस समय की, तो पुराने समय में जब का ये आपका एग्जाम रहता है तो 2019 के समय पर उस वक्त मध्य प्रदेश दालों में अग्रणी था आपका, और सोयाबीन में भी अग्रणी था। अभी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए अभी प्रीवियस ईयर की भी अगर हम बात करें, वर्ष 2024 के फाइनल स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। ध्यान देना कौन सा है, मध्य प्रदेश है सभी दालों में। बट स्पेसिफिक सोयाबीन में अगर हम बात करें, अभी तक तो था वर्ष 2024 में चना हो गया, सोयाबीन हो गया, और इसके अलावा सारी की सारी दालें हो गया, मध्य प्रदेश आगे था। बट अब आपने ध्यान देना यहाँ पर महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पे आता है, ठीक है। जो आपका 2025 का फाइनल स्टैटिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, देखिए महाराष्ट्र जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर सोयाबीन उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य बन गया है, पहले स्थान पे आता है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है, ठीक है। इस पे ध्यान देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसा चने के साथ भी ध्यान देना, ठीक है। ग्राम यानी कि जो चना है, चने में भी सिमिलर यही देखा गया है कि चने के उत्पादन में भी पहले यानी कि 2024 के साल में मध्य प्रदेश आगे था, बट अब जो है इसमें भी महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ करके पहला स्थान बना लिया है। तो मध्य प्रदेश आपका चने का भी और सोयाबीन का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बट सभी दालों को मिलाकर के अभी भी मध्य प्रदेश ही पहले स्थान पे है, ठीक है। यानी कि टोटल पल्सेस की जब हम बात करते हैं, टोटल पल्सेस में अभी भी जो है मध्य प्रदेश ही आपका पहले स्थान के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे यहां पर बात करते हैं, देखिए एज पर प्लानिंग कमीशन हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर इन इंडिया। देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, योजना आयोग के द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। तो इसका जो सिंपल आंसर आपके पास हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो है बांटा गया है, जो आपका डिफरेंट रेनफॉल और टेम्परेचर की कंडीशन के आधार पे यहाँ पर एक तरह से वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर आपका प्लानिंग कमीशन भी था, और प्लानिंग कमीशन के साथ आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी भी थी। कौन सी थी भाई यहाँ पर, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। इन्होंने मिलकर के अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए तो इंडिया को 15 अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कब की बात रहती है आपकी, 7th 5 ईयर प्लान की, ठीक है। कब की बात है ये, आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना की 7th 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग जो है यहाँ पर लगभग 1989 में, ठीक है। कब, यहाँ पर 1989 में जो है पर्टिकुलरली रिमोट सेंसिंग एजेंसी के साथ मिलकर के प्लानिंग कमीशन ने जो है 15 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो है बांटा था भारत को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 और बॉडीज हमारे पास रहती है, जो एक आपका हो गया नेशनल ब्यूरो फॉर सॉइल सर्वे
एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है, आपने ध्यान रखना है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है, इसके आधार पे भी जो है बांटा गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत। इसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, जो ICAR का नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पर डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में भारत को बांटा गया है। बट मोस्ट कॉमनली हमें यहाँ पर जो एक तरह से ज्यादातर हमने जो स्टडी भी किए रहते हैं और जो हमारे पास एक प्रिसाइज व्यू देते हैं एक एरिया का और समझने के लिए भी जो हमारे लिए अच्छे रहते हैं, वो है आपका प्लानिंग कमीशन के द्वारा दिए गए यहाँ पर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, इस पे आपने ध्यान देना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बात करते हैं आपका विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर विच वन इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक जनरल नॉलेज का ही एक तरह का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास ये कि सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो कौन सा है, ऋग्वेदा या कृषि पराशरा या इसके अलावा कौटिल्य अर्थशास्त्र या इसके अलावा वाट्स डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सिंपल से बात है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेदा, ठीक है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट यानी कि सबसे पुराना ग्रंथ जो है कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर बात करते हैं ड्यूरिंग विच ईयर नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड, किस वर्ष में जो है भारत की अपनी राष्ट्रीय कृषि नीति जो है लागू की गई थी, 1966 में, 51 में, सन 2000 में या 2004 में। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति, यानी कि यहाँ पर जो मेजर फोकस रहेगा इस नीति के अंतर्गत वो किस पे होगा, वो होगा आपका कृषि की डेवलपमेंट पे, यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे यहाँ पर जो है मेजर फोकस रहता है। पहली बात ये ध्यान देना है। दूसरी जो डेवलपमेंट है भाई वो किस तरह की होनी चाहिए, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, इस चीज पे यहाँ पर मेजर फोकस रहता है। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक रिसोर्स को एग्जॉस्ट करते हुए हम जो है एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करें, नहीं, यहाँ पर जो है एनवायरमेंट का भी ध्यान रखा जाता है, पोल्यूशन भी कंट्रोल में रखा जाता है और ओवरऑल हर चीजों को सस्टेन तरीके से यूज करके हम जो है कृषि में डेवलपमेंट करें, चाहे वो डेवलपमेंट आपकी फिर प्रोडक्शन रिलेटेड हो, चाहे मार्केटिंग रिलेटेड हो या फिर एक्सपोर्ट रिलेटेड डेवलपमेंट हो। तो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है उस पर फोकस करते हुए जो है यहाँ पर तैयार की जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए इंडिया की नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी की, ठीक है, तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है आपकी, इसकी जो शुरुआत है या लागू जो किया गया था ये सन 2000 में। कब की बात है ये भाई, सन 2000 से जो है यहाँ पर शुरुआत की गई है, इस पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। कब से, सन 2000 से जो है इसकी शुरुआत की गई है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर डेट की बात करते हैं, देखिए आपका तो ये जो है 18 जुलाई रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, कितना रहता है आपका, 18 जुलाई 2000 को जो है यहाँ पर कंप्लीटली इस राष्ट्रीय कृषि नीति को जो है लागू किया गया था भारत में, ठीक है। और जैसे हमने पहले बताया कि ताकि जो फार्मर इनकम हो, ठीक है, वो जो है एक तरह से इंक्रीज हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। 28 जुलाई रहेगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, 28, ठीक है, 18 नहीं होगा, 28 जुलाई होगा, ठीक है, ध्यान रखना आपने, 28 जुलाई 2000 को जो है भारत की राष्ट्रीय जो कृषि नीति है वो लागू की गई थी। आगे देखिए यहाँ पर बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर नेम्ड एज PSR आइडेंटिफाइड बाय FAOR, यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर कहेगी कि जो आपका एक सूचकांक है जिसे हम क्या कहते हैं, PSR, FAO के द्वारा जो है ये सूचकांक इस्तेमाल में लाया जाता है पर्टिकुलर लोकेशन की स्थिति जानने के लिए, ठीक है। एक जगह की स्थिति जानने के लिए जो है FAO के द्वारा एक टूल इस्तेमाल में लाया जाता है जिसका नाम है PSR। तो इस PSR का मतलब क्या है, प्रेशर, स्टेट और रिस्पांस इसका मतलब रहता है, या प्रिसीजन, स्टेट और रीजन इसका मतलब है, या परफॉर्मेंस, सॉइल और रेनफॉल इसका मतलब है, या प्रेफरेंस, सक्सेस और रिसोर्स इसका मतलब है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहता है, इस पे आपने ध्यान देना है कि FAO के द्वारा जो ये टूल अपनाया जाता है किसी जगह की स्थिति जानने के लिए, तो इसे कहा जाता है प्रेशर, स्टेट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, PSR यानी कि प्रेशर, स्टेट एंड रिस्पॉन्स। अब ये तीन चीजें क्या है, अगर हम इनको समझे, देखिए तो किसी एरिया की कंडीशन को पता करने के लिए वहां पर ये देखा जाता है कि उस एरिया में कितना प्रेशर है भाई, यानी कि जो भी वहां पर काम किए जा रहे हैं, चाहे मान लीजिए एग्रीकल्चर ही किया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर कहीं उस एरिया को प्रेशराइज तो नहीं कर रहा। प्रेशराइज करने का ये मतलब रहता है कि अगर सॉइल है तो कहीं सॉइल को खराब तो नहीं कर रहा, वहां पर अगर जल के स्रोत हैं आसपास में तो जल स्रोतों को तो दूषित नहीं कर रहा, वहां पर अगर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे काटे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं वहां पर एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस पॉल्यूशन तो नहीं कर रही हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह का प्रेशर है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज की जा रही हैं उन एक्टिविटीज का जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है उस जगह पे, वो जांचा जाता है यहाँ पर, ठीक है। पहली बात ये होगी कि गतिविधियों का क्या जो है इफेक्ट हो रहा है जगह पे,
ठीक है, तो वो प्रेशर हो गया, उस प्रेशर को वहां पर देखा जाता है। दूसरा वो स्टेट को समझते हैं जगह की, यानी कि कंडीशन क्या है प्रेजेंट टाइम में, एरिया की कंडीशन क्या है, क्या वहां पर टेम्परेचर की कंडीशन है, क्या रेनफॉल का पैटर्न है वहां पर, क्या वहां पर सॉइल की कंडीशन है, सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, वो सारी चीजें। इसके बाद रिस्पॉन्स, यानी कि अब इन दो चीजों को जो है यहां पर आंकने के बाद, इन दो चीजों को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के बाद जो है वहां पर जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं या जो नई नीतियां बनाई जाती हैं या नई पॉलिसीज जो लाई जाती हैं, उस प्रेशर को कम करने के लिए या उन हार्मफुल कंडीशन को सही करने के लिए, तो और उन को लागू करने के बाद, यानी कि वो जितनी भी नीतियां हैं, वो जितने भी मेजर्स हैं रेक्टिफाई करने के, उनको लागू करने के बाद जो है क्या उसका रिस्पॉन्स है, क्या उससे वो सही हुआ कि नहीं हुआ, जो नई नीतियां बनाई गई क्या उनसे वो सही हुआ या नहीं हुआ, तो उसे क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो इन तीनों चीजों को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के बाद जो है यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया की कंडीशन को जो है यहाँ पर इंडिकेट किया जा सकता है या पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, इस पे काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, बात करते हैं विद रेफरेंस टू क्रॉप प्राइजेस इन विच ईयर द स्कीम भवंतर भुगतान योजना। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा था कि आपसे विद रेफरेंस टू क्रॉप प्राइसेस इन विच ईयर द स्कीम भावांतर भुगतान वाज लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में फसल भावों के संदर्भ में लागू जो योजना है भावांतर भुगतान, ये किस वर्ष में लागू हुई थी। ये देखिए आपकी जो योजना है ये लागू हुई थी सन 2017 में। ठीक है, 2017 में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो है ये एक तरह से लागू की गई थी, जो करंट में अगर देखा जाए तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है इंडिया में। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है ये स्कीम लाई गई थी। अगर देखिए हम बात करें जैसे एमएसपी, अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कई बार क्या हो जाता है कि एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कई बार नहीं भी मिल पाता है किसानों को, यानी कि किसानों को उसके बाद भी कुछ डिस्ट्रेस सेल्स जो है एक तरह से देखने को मिलती हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो एमएसपी के दायरे में नहीं आती, तो अगर वहां के जो किसान है मध्य प्रदेश के वो उन फसलों को उगा रहे हैं तो उनमें जो है उनको एमएसपी मिल सके, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके, इसलिए मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा अपनी ये योजना जो है चलाएगी जो आपका सिमिलर एमएसपी की तरह रहती है। यानी कि यहाँ पर जो है किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए जो है यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है फसलों पर दिया जाता है। जब देखिए ये लॉन्च की गई थी 2017 में, उस समय जो है ये 8 क्रॉप्स के लिए दी गई थी, जिसमें जो है मेजरली आपका दालें रहती हैं और ऑयल सीड रहते हैं। ठीक है, पल्सीज और ऑयल सीड है यहाँ पर, इस पे ध्यान देना है। पल्सीज हो गया और इसके अलावा देखा जाए तो ऑयल सीड्स हो गया। ठीक है, यानी कि दलहनी फसलें और तिलहनी फसलों के लिए। और स्टार्टिंग में कितनी फसलें थे, 8 फसलें थी। वहीं पर देखा जाए तो इसके बाद जो इसमें और फसलों को ऐड किया गया और लगभग जो है 13 क्रॉप्स को ये अभी कवर करता है। कितनी, लगभग जो है इसमें 13 क्रॉप्स अभी के टाइम में अगर हम देखें तो रहती हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम एमएसपी की तरह ये स्कीम होती है। आगे देखिए यहां पर बात करते हैं ड्यूरिंग 2018-19 द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया वाज अराउंड 285 मिलियन टन। चलिए ये तो पुराने हो गए भी, अगर हम बात करें यहाँ पर 2018-19 की बात की जा रही है कि लगभग 285 मिलियन टन जो है उस वक्त अनाज का उत्पादन हुआ था। तो आपसे पूछा जा रहा था कि अगर अनाज का उत्पादन 285 मिलियन टन हुआ था, एक चीज इन्होंने खुद ही दे दी। दूसरा पूछा गया तो हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन कितनी रही भाई, यहाँ पर उसी साल में देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन जो है कितनी रही, तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका यहाँ पर राइट आंसर था आपका 314 मिलियन टन। ठीक है, बट अभी देखिए हमने यहाँ पर ध्यान देना है करंट टाइम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ना है इसको। डेटा रिलेटेड क्लासेस भी आपको इसके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, डेटा रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो करंट टाइम में देखिए आपका जो ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इंडिया की वो जो है 357 मिलियन टन है। कितनी है यहाँ पर ध्यान देना है। जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वर्ष 2025 की अब हम बात करेंगे। ठीक है, वर्ष 2025 की हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो 357 मिलियन टन है। ठीक है, कितनी है, 357 मिलियन टन फूड ग्रेन की, यानी कि खाद्यान्न फसलों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की हम बात करें तो वो आपका रहता है 369 मिलियन टन। कितना है, 369 मिलियन टन जो है अभी के टाइम पे हॉर्टिकल्चर का उत्पादन रहता है इंडिया में। ठीक है, किसका है ये, हॉर्टिकल्चर का, इस पे ध्यान देना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ओवरऑल। ठीक है, ये और ये हो गया आपका फूड ग्रेन्स का। ठीक है, वर्ष 2025 के अकॉर्डिंग। अब देखिए जो हॉर्टिकल्चर का डेटा ये ध्यान रखना, ये थर्ड एडवांस एस्टिमेट है अभी तक का।
ठीक है, तीसरा पूर्वानुमान है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लगाया जाता है, तीसरा है ये। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है फाइनल है आपका 2025 का फाइनल है फूड ग्रेन से संबंधित, ठीक है, हॉर्टिकल्चर से संबंधित आपका ये थर्ड एडवांस एस्टिमेट है, अभी तक चौथा अभी तक रिलीज नहीं किया गया, तो ये तीसरा एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग रहता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ओवरऑल दोनों में आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि सभी के सभी फूड ग्रेन में भी अगर हम बात करें, दूसरा हॉर्टिकल्चर में भी अगर हम देखें, तो यहाँ पर आपने देखिए इस चीज को ध्यान देना है कि जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वो सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है दोनों में, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा खाद्यान्न किस राज्य ने उत्पादित किए हैं वो, और सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर यानी कि फल सब्जियां मसाले मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, इन सबको मिलाकर के जो है सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर का जो उत्पादन है वो भी उत्तर प्रदेश ने किया। तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर टॉप रैंक में है इन दोनों में। ओवरऑल फ्रूट प्रोडक्शन में हमारे पास अकेला फ्रूट प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो उसमें तो आपका आंध्र प्रदेश आगे आता है, बट जब ओवरऑल हॉर्टिकल्चर की हम बात करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश पहले पे है। ओवरऑल फूड ग्रेन की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उत्तर प्रदेश पहले पे है, ठीक है, ध्यान देना है अभी के टाइम में। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी राइस डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली थ्रू कन्वर्जेंट ब्रीडिंग वाज। देखिए यहां पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि IAR यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है यहाँ पर जो सबसे पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी यानी कि बौनी किस्म बट कैसी है, उच्च उत्पादन देने वाली जो बौनी किस्म है किस फसल की, राइस की यानी कि चावल की यानी कि धान की फसल के बारे में पूछा जा रहा है, जो कन्वर्जेंट ब्रीडिंग के थ्रू जो है यहाँ पर बनाई गई है। कन्वर्जेंट ब्रीडिंग आपने समझना है, यहाँ पर कन्वर्ज करने का मतलब क्या हुआ, एकत्रीकरण करना, यानी कि एक तरह से जो है बहुत सारी जगहों से एक जगह के लिए इकट्ठा करना। तो यहाँ पर भी यही किया, लगभग डिफरेंट पेरेंट को जो है अलग अलग जनरेशन में यहाँ पर क्रॉस कर करके जो है अलग अलग जगह से अलग अलग वैरायटी से क्रॉस कर करके जो है फिर सभी के जीन जिसमें थोड़े थोड़े आए, ठीक है, यानी कि मल्टीपल वैरायटी, जैसे मान लीजिए अलग अलग वैरायटी है, इससे भी जीन लिए, इससे भी जीन लिए, इससे भी लिए, इससे भी लिए, और एक फाइनल वैरायटी यहाँ पर तैयार हुई। अब ऐसा नहीं एक ही टाइम पे एक के साथ क्रॉस हुआ, फिर एक टाइम पे एक के साथ, एक टाइम पे एक के साथ, ऐसे जो है क्रॉस करते करते लगभग जो है यहाँ पर मल्टीपल वैरायटीज के जीन जो है एक वैरायटी में ला करके इकट्ठे कर दिए और बना दी एक फर्स्ट पहली हाई यील्डिंग वैरायटी, वो भी कैसी थी, ड्वार्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना उस वैरायटी का नाम क्या है, पूसा बासमती 1, IR8 या मधुकर या बासमती 370। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यानी कि पूसा बासमती 1 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर रहता है, ठीक है। और अगर हम बात करें देखिए फादर ऑफ बासमती रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो E.A. सिद्दीक को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना किसको कहा जाता है यहाँ पर, E.A. सिद्दीक, ठीक है, ध्यान देना है, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बासमती रेवोल्यूशन, ध्यान देना यहां पर लिख दे रहा हूं बासमती रेवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा जो है बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारी डिफरेंट रिसर्च जो यहाँ पर की गई बासमती राइस को डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो इस पे आपने ध्यान देना है। और अगर हम बात करें इस वैरायटी के डेवलपमेंट की तो आपका लगभग जो है ये 1989 में डेवलप की गई थी, ठीक है, कब की गई थी आपका भैया ध्यान रखना इसमें, 1989 में डेवलप की गई थी, कब की गई थी, 1989 में डेवलप की गई थी IARI के द्वारा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोबिक बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा जो है एरोबिक बैक्टीरिया नहीं है, यानी कि जिसे हम जो है एक तरह से वायवीय कहते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करते हैं या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है रिस्पायर करते हैं, ऐसो को हम क्या कहते हैं, एरोबिक कहते हैं, ठीक है, एरोबिक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 एरोबिक हमारे पास है, एक ऐसा है जो एरोबिक नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमेशा ये चीज याद रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत बार क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। तो जहाँ पर नॉट लिखा है, नहीं लिखा है, इस चीज को पहले जो है जरूर देख लिएगा, ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन आया और आपने नॉट नहीं देखा और कोई भी यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस पे यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा एनाबियन है, ठीक है, एनाबियन है, नॉस्टॉक आपने नाम भी सुना होगा, ये जो एल्गीज रहती हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्गी होती हैं, क्या होती है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एल्गीज, या जिसे हम क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया, क्या कहा जाता है इन्हें, साइनो बैक्टीरिया भी देखिए इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये फिलामेंटस एल्गी होती हैं, यानी कि रेशेदार जो है शैवाल होते हैं एक तरह के। और अगर हम बात करें देखिए ये सिम्बोइसिस में रहते हैं, किस में रहते हैं, ये सिम्बोइसिस, सिम्बोइसिस में ये पाए जाते हैं किसके साथ, फर्न के साथ। कौन सा फर्न यहाँ पर रहता है, एजोला, ठीक है, कौन सा फर्न रहता है आपका, एजोला,
ठीक है, ध्यान देना है। जो एजोला फर्न है, एजोला फर्न के साथ सिम्बोइसिस में ये एनाबियाना जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, जो एक तरह का क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि एल्गी है। तो ये किस तरह का है आपका, ये जो है एनएरोबिक टाइप है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड टू रिक्लेम एल्कली सॉइल। एल्कली सॉइल को सुधारने के लिए कौन सा जो है हमारे पास यहाँ पर जो पदार्थ दिए गए हैं, कौन सा जो है इसमें से घटक इस्तेमाल में लाया जाता है, बताइए कौन सा जो प्रोडक्ट है इनमें से इस्तेमाल में लाया जाता है, बोरोन, जिप्सम, मैंगनीज या जिंक। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपका एल्कली सॉइल की, तो एल्कली सॉइल यानी कि जिनकी जो पीएच रेंज है, ठीक है ध्यान देना आपने, एल्कली सॉइल यानी जिनकी जो पीएच रेंज है वो मोर देन 8.5 रहती है, यानी कि 8.5 से ज्यादा रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्कली सॉइल जो है उसे कहा जाता है। ठीक है, 8.5 से ज्यादा की जिसकी पीएच रहती है। तो हमें क्या करना है, इस पीएच को लोअर करना है, तो इसमें जो है हम क्या डालते हैं, जिप्सम डालते हैं। क्या डालते हैं इसमें, जिप्सम इसमें डाला जाता है। यानी कि जिप्सम जो है एल्कली सॉइल को रिक्लेम यानी कि सुधारने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एसिडिक सॉइल की, यानी कि जो ये आपकी क्षारीय मिट्टी होगी, कौन सी होगी, ये क्षारीय मृदा होती है एल्कली सॉइल। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर हम बात करें जो अम्लीय मृदा होती है, यानी कि जो एसिडिक सॉइल्स होती हैं, ठीक है ध्यान देना आपने, एसिडिक सॉइल में क्या इस्तेमाल में लाया जाता है, लाइम इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी कि यहां पर हम चूने का इस्तेमाल करते हैं, चूना इस्तेमाल में लाया जाता है, जो यहां पर पीएच को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब जो एसिडिक पीएच है वो लोअर होती है पीएच, तो उसको इंक्रीज करना है, न्यूट्रल के पास लाना है। ये पीएच ज्यादा होती है, इसको भी लोअर करके जो है न्यूट्रल के पास में लाना है। क्योंकि ये सॉइल कैसी होती है, ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती हैं। और हमें कैसी सॉइल चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर ऐसी सॉइल जिसमें जो है किसी तरह का ऐसा कोई भी सॉल्ट एक्सेस में प्रेजेंट ना हो, क्योंकि वो क्रॉप ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करेगा, खराब करेगा, उसमें जो है इफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीट स्पीशीज कल्टिवेटेड इन इंडिया इज, यानी कि भारत में कौन सी सबसे कॉमन जो है गेहूं की प्रजाति ग्रो की जाती है, गेहूं की जो एक तरह की हमारे पास नॉर्मली कल्टीवेटेड जो वैरायटी है वो कौन सी है। देखिए इस पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा रहेगा, यहाँ पर ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी को पता होना चाहिए ट्रिटिकम एस्टिवम। चाहे हम इंडिया की बात करें चाहे हम वर्ल्ड की बात करें, लगभग जो है ये 75% के लिए जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है। कितना, 95 के आसपास तक जो है आपका ये कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए मैक्सिमम जो कल्टीवेशन की जा रही है वो किसकी की जा रही है, वो यहाँ पर की जा रही है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम की। यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम जितने भी गेहूं हमारे पास रहते हैं अलग अलग प्रकार के, चाहे ड्यूरम हो, चाहे डाइकोकम हो, स्फेरोकोकम हो, सबसे ज्यादा आपका ब्रेड व्हीट ग्रो की जाती है। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम कौन सी है, ये है आपका ब्रेड व्हीट। ठीक है, नॉर्मली हम जो इसको रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेड व्हीट कहते हैं। और किस तरह की आपकी, इस पे भी आपने ध्यान देना, ये आपकी हेक्साप्लॉइड टाइप होती है। इसका प्लॉइडी लेवल क्या है, हेक्साप्लॉइड टाइप की जो है आपके पास ये रहती है। इसके अलावा अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो कितना होता है भाई इसका, 2n इज इक्वल टू 42। ठीक है, 2n इज इक्वल टू 42 जो है इसका क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलता है। और इस तरह से कैसी है आपकी ये हेक्साप्लॉइड रहती है, यानी कि इसमें जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर हमें देखने को मिलता है वो कितना है, 6x रहता है। ठीक है, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, देखिए टिक्का यानी कि प्लांट डिजीज इज एसोसिएटेड टू विच क्रॉप ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको बताना है। यानी कि देखिए इनमें से किस फसल में जो है टिक्का डिजीज होती है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है। और जैसे हमने देखिए पहले भी जब एफएसओ, ठीक है, जब आपका एमपी एफएसओ की जो है हम प्रॉपरली यहाँ पर तैयारी करवा रहे थे, तो उस समय भी हमने काफी बार इस क्वेश्चन के बारे में जो है बात की। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर टॉपिक्स थे जो हमने पहले ही बात कर लिया, जो इस पेपर में हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक टिक्का डिजीज हमने वहां पर भी जाना था कि एक मेजर डिजीज होती है, किसके अंतर्गत पाई जाती है, मूंगफली में। किस में पाई जाती है ये, मूंगफली में, यानी कि ग्राउंडनट में जो आपका ये बीमारी देखने को मिलती है। और ये दो तरह की होती है, एक होती है अर्ली टिक्का डिजीज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, टिक्का यानी कि स्पॉट, जैसे टीका लगाते हैं ना, है ना, उसी तरह का क्या होता है टिक्का डिजीज, उसी इसका नाम पड़ा है कि इसमें जो है इसी तरह के स्पॉट आ जाते हैं। तो ये दो तरह की होती है, एक होती है अर्ली, एक होती है लेट। अर्ली यानी कि जो इनिशियल स्टेजेस में देखने को मिलती है, लेट यानी कि जो थोड़ा लेटर स्टेजेस में हमें देखने को मिलती है, जब क्रॉप थोड़ा मेच्योरिटी के आसपास में रहती है। ठीक है, और ये वाली ज्यादातर हमें एक्टिव वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज के आसपास देखने को मिलती है। तो देखिए अर्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो रहता है सर्कोस्पोरा। ठीक है, दोनों के अंतर्गत हमें कौन सा देखने को मिलता है, सर्कोस्पोरा।
तो यहाँ पर बट चेंजेस कहाँ पर है भाई, यहाँ पर सर्कोस्पोरा तो दोनों जगह ही है, बट यहाँ पर इसके अलग अलग स्ट्रेन वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो अर्ली लीफ स्पॉट है उसमें आपका सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला, ठीक है, ध्यान रखना है, सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपका जो लेट बली है, ठीक है, जो लेट टिक्का डिजीज है उसमें आपका सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, ये भी ध्यान देना है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम वहां पर जो है क्या करता है, एक तरह से कॉजल ऑर्गेनिज्म रहता है आपका लेट टिक्का डिजीज का, ठीक है। लेट लीफ स्पॉट भी से कहते हैं, लीफ स्पॉट भी कहा जाता है, टिक्का भी कहा जाता है। लेट लीफ स्पॉट के लिए सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, ठीक है, परसों से याद रखना, जैसे परसों मतलब कि परसों अभी आज नहीं है, वो आने वाला है अभी, ठीक है, यानी कि बाद में, तो बाद में यानी कि लेटर, तो लेटर या जो लेट लीफ स्पॉट डिजीज है उसमें जो है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम हो जाएगा। जो अर्ली वाली है, अभी वाली है, उसमें जो है एरेकिडिकोला हो जाएगा। एरेकिडिकोला अर्ली या अभी, ठीक है, इससे आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो फंगस इसमें देखने को मिलते हैं। बाकी अगर सिम्टम की बात करें देखिए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया जाता है। वैसे तो इरेगुलर स्पॉट ही दोनों तरफ हमें देखने को मिलते हैं। जो पत्ती होती है भाई ग्राउंडनट की, ठीक है, जो ग्राउंडनट की पत्ती है उसमें हमें दोनों ही तरफ जो है, दोनों ही लीफ स्पॉट में, चाहे अर्ली हो लेट हो, दोनों में ऐसे स्पॉट देखने को मिलते हैं। बट अगर हम लेट वाले की बात करें तो इसके जो स्पॉट है वो धीरे धीरे बड़े बड़े होने लग जाते हैं और आपस में इस तरह से कोलीज कर जाते हैं और थोड़ा वो एंथ्रेक्नोज की तरह वहां पर जो है स्पॉट आपस में कोलीज करके ब्लाइट का रूप ले लेते हैं एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना इस पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द मोस्ट प्रेफर्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक ऑफ अ क्रॉप वेराइटी एंड हाइब्रिड इज थ्रू डिटर्मिनेशन ऑफ, यानी कि किसी प्रकार या किसी फसल किस्म या संकर की पहचान के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक क्या है, कि आपके पास देखिए बीज दे दिया गया, ठीक है, कोई बीज आपके पास गेहूं के बीज दे दिए गए और दोनों जो है अलग अलग किस्मों के बीज दे दिए गए। तो देखिए ज्यादा डिसिमिलरिटी तो हमें देखने को नहीं मिलती, ज्यादा अंतर तो हमें देखने को नहीं मिलेगा दोनों में, अगर कोई ज्यादा गहरा अंतर उसमें ना हो। यानी कि हम मात्र देखने से पता नहीं कर सकते या उसके शेप साइज से हम पता नहीं कर सकते कि ये वैरायटी हाइब्रिड है या नॉन हाइब्रिड है, ये संकर किस्म है या नॉर्मल किस्म है। तो इसके लिए सबसे उपयोगी मेथड कौन सा रहेगा जिससे हम एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं भाई, करेक्ट पता लगा सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए सीड मॉर्फोलॉजी, यानी कि बीज का आकार प्रकार देख करके क्या पता लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वहां पर सिमिलरिटी काफी ज्यादा होती है। दूसरा रूट एनालिसिस, क्या हम जड़ों को देख करके पता कर सकते हैं कि ये हाइब्रिड किस्म की जड़ है, ये जो है नॉन हाइब्रिड की जड़ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा न्यूट्रॉन एस्टिमेशन, क्या हम न्यूट्रॉन एस्टिमेशन करके वो पता कर सकते हैं, तो नहीं किया जा सकता भी। या इसके अलावा देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ये हमारे पास जो है एक उपयोगी मॉलिक्यूलर मेथड रहता है, यानी कि जहां पर हम डीएनए लेवल पे जाकर के क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। यानी पीसीआर जैसी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि डीएनए लेवल पे जो है डीएनए के डिफरेंट बैंड्स को हम चेक करेंगे, क्योंकि वहां से क्लियरली हमें पता लग जाएगा कि कोई जीन अगर किसी वैरायटी में अलग पाया जा रहा है, रेजिस्टेंट पाया जा रहा है, तो वो जो है आपका हाइब्रिड है। या हाई यील्डिंग वाला अगर जीन हमें देखने को वहां पर मिला तो वो क्या है आपका, वो हाइब्रिड वैरायटी है। तो हम डीएनए लेवल की स्टडी करके, मॉलिक्यूलर स्टडी करके इजीली जो है यहाँ पर वैरायटी की आइडेंटिफिकेशन या उसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इन चीजों से जो है एग्जैक्ट पता नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए द एग्जांपल ऑफ टोटल रूट पैरासाइट इज, यानी कि पूर्ण रूप से जड़ परजीवी खरपतवार इनमें से कौन सा है। ओरोबैंकी दिया गया है, कसकटा दिया गया है, स्ट्राइगा दिया गया है, साइप्रस दिया गया है। तो इसमें हमारे पास तीन तो कैसे हैं, ये परजीवी टाइप के पैरासाइटिक हैं। पैरासाइटिक वीड या इन्हें हम फेनेरोगेमिक वीड भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें, फेनेरोगेमिक वीड भी जो है इन्हें कहा जाता है। अब ये ऐसे वीड्स होते हैं जो अपने आप में भी पौधे ही हैं, ठीक है, यानी कि अपने आप में भी ये पौधे ही हैं, बट इनके नाम में अब ये पैरासाइटिक क्यों लगा, क्योंकि ये जो है पैरासाइट की तरह, परजीवी की तरह काम करते हैं। जैसे परजीवी क्या होता है भाई, कि अपने आप में भी वो जीव है, बट वो दूसरे जीव को जो है मार करके या उसके शरीर पे ही रह करके क्या करता है, अपना भोजन लेता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझे, देखिए यहाँ पर कसकटा दिया गया है, यानी कि अमरबेल जिसे हम कहते हैं। तो अमरबेल क्या है भाई, अमरबेल अपने आप में भी तो एक पौधा ही है, एक बेल है, अपनी उसकी जड़ें हैं वो अपनी बीज से उगी, बट फिर भी उसमें जो है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ना होने के कारण, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ना होने के कारण और उसमें कांटे होने के कारण जो है उसके जो कांटे हैं, यानी कि जो हॉस्टोरिया जिसे कहा जाता है, वो पेनिट्रेट करके जो है पौधों की छाल में डाल देती है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो ऐसे जो वीड्स होते हैं जो उगे तो अपने आप थे, बट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फिर दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे पौधों को,
उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जो है पैरासाइटिक वीड कहते हैं हम, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली आपके फेनेरोगेमिक वीड भी कहलाते हैं, यानी कि ये अपने सीड पे उगे हैं, अपनी इनके पास रूट है, फिर भी दूसरे पे जो है ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ओरोबैंकी हो, कस्कटा हो, स्ट्राइगा हो, तीनों के तीनों जो है आपके किस तरह के हैं, पैरासाइटिक वीड के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देना है, कस्कटा, लोरेंथस, ओरोबैंकी और इसके अलावा स्ट्राइगा, ये चार हमारे पास जो है यहाँ पर पैरासाइटिक वीड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि यहाँ पर पूरी तरह से जड़ वाला कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ओरोबैंकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ओरोबैंकी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये पूरी तरह दूसरे पौधों की जड़ों को क्या करता है, नुकसान पहुंचा देगा। अब जब जड़ों को ही नुकसान पहुंचा दे रहा है तो जो दूसरे पौधे हैं उन वो क्या हो जाएंगे, एक तरह से जो है वो कमजोर हो जाते हैं, काफी ज्यादा जो है वो कमजोर हो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली आपका ये सनफ्लावर में देखने को मिलता है हमें ओरोबैंकी, टोमेटो में हमें ये देखने को मिलता है, ये दालों में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो ओरोबैंकी है। वहीं पर देखिए कस्कटा हो गया, कस्कटा ये आपका टोटल स्टेम पैरासाइट है, यानी कि पूरी तरह से ये जो बेलें आपने देखी होगी पौधों के ऊपर फैली हुई देखी होगी, तो ये पूरी तरह से पौधों के तनों से जो है भोजन लेता है। ये ओरोबैंकी पूरी तरह से जो है पौधों की जड़ों से भोजन लेता है। अगर बात करते हैं फिर लोरेंथस और स्ट्राइगा का, ये दोनों पार्शियल टाइप है, यानी कि ये जड़ों के लिए पार्शियल टाइप का काम करेगा, यानी कि कुछ न्यूट्रिशन अपने आप ये तैयार कर देता है, कुछ के लिए जो है पौधों की जड़ों पर निर्भर होता है ये। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर जो लोरेंथस है, इसकी अगर बात करें, ये कुछ न्यूट्रिशन जो है दूसरे पौधों की स्टेम से लेता है, कुछ जो है अपने आप भी ये तैयार कर देता है, ठीक है। तो ऐसे ये दो आपके पार्शियल हो गए और ये जो है दोनों आपके टोटल हो गए। ये टोटल स्टेम हो गया, ये टोटल रूट हो गया, ये पार्शियल स्टेम हो गया, ये पार्शियल रूट हो गया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं कि स्ट्राइगा की, तो स्ट्राइगा में आपने ध्यान रखना है यहाँ पर जैसे शुगर केन, एस से शुरू होने वाले नाम, सोरघम हो गया, शुगर केन हो गया, सोरघम यानी कि ज्वार, शुगर केन यानी कि गन्ना, उन फसलों में जो आपका ये स्ट्राइगा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। लोरेंथस की अगर बात करते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, जैसे लीची हो गया, आम का पेड़ हो गया, तो उसमें आपके ये देखने को मिलते हैं। बाकी ये जो कस्कटा है ये यूनिवर्सल है, ये किसी भी तरह के पौधे में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉटन डिप्लॉयड हाइब्रिड DH7 was released for commercial cultivation। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कहां से जो है विश्व का सबसे पहला डिप्लॉयड कॉटन हाइब्रिड, यानी कि कपास का डिप्लॉयड संकर किस्म जिसका नाम DH7 है, वो बनाई गई थी, कहां पर बनाई गई थी और कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए वहां से रिलीज की गई थी। जलंधर पंजाब, सूरत गुजरात, या फैजाबाद उत्तर प्रदेश, या नागपुर महाराष्ट्र। तो इसमें अपने ध्यान देना, देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहला जो हाइब्रिड है कॉटन का, वो कौन सा रहता है, वो रहता है H4, ठीक है। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ कॉटन क्या है, H4 है। और इसको किसने डेवलप किया था, इसको डेवलप किया था सीटी पटेल ने। किसने डेवलप किया था भाई इसको, H4, ठीक है, सीटी पटेल के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया था। ओके, किसके द्वारा, सीटी पटेल जी के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये कैसा, ये वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड है कॉटन का, ठीक है। नॉर्मल हाइब्रिड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मल हाइब्रिड के अंतर्गत यहाँ पर आपका आता है, ठीक है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर DH7 की, तो ये कैसा है, ये डिप्लॉयड हाइब्रिड है DH7। तो ये जो डिप्लॉयड हाइब्रिड है ये कहां से बनाया गया भैया, आपका ये सूरत गुजरात में डेवलप किया गया, ठीक है। यहाँ पर जो कॉटन रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, कौन सा, कॉटन रिसर्च स्टेशन, कॉटन रिसर्च स्टेशन, ठीक है। कॉटन रिसर्च स्टेशन जो आपका सूरत में लोकेटेड है, वहां से DH7 जो है बनाई गई थी। और H4 की जब हम बात करते हैं तो ये भी यहीं पे डेवलप की गई थी, ध्यान देना, ठीक है। इसी रिसर्च स्टेशन से आपका H4 कॉटन भी बना था और इसी रिसर्च स्टेशन से जो है आपका ये DH7 भी यहाँ पर तैयार हुई है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है, ठीक है। और ये जो कॉटन रिसर्च स्टेशन है ये आपका गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर वीड नेम्ड पार्थेनियम हिस्टोरीफोरस। पार्थेनियम हिस्टोरीफोरस जिसे हम कांग्रेस ग्रास कहते हैं बेटी, उसे बोटेनिकली पार्थेनियम हिस्टोरीफोरस कहा जाता है। तो अगर हम इसको बायोलॉजिकली कंट्रोल करना चाहे, यानी कि कीट की मदद से कंट्रोल करना चाहे, तो यहाँ पर ऐसे कीट को छोड़ा जाएगा जो इसको खाता है। तो वो आपको बताना है ऐसा कौन सा कीट है जो इसको खा करके खत्म कर देता है, जो इसका फीडर है, जिसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत यहाँ पर आंकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी कि हम या तो हम पैथोजन का इस्तेमाल करते हैं जो वीड में, खरपतवारों में जो है बीमारी करे, फसल में ना करे, या हम ऐसे इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कीटों का इस्तेमाल जो फसल को ना खा करके इन पौधों को खाए।
और ऐसे पेस्ट का यूज करते हैं जो मोनोफेगस हो। कैसे पेस्ट होते हैं यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यूज में लाए जाते हैं, वो मोनोफेगस होते हैं। मोनोफेगस का मतलब एक ही तरह का खाना खाने वाले, मोनो यानी कि एक ही तरह का, फेगस यानी कि भोजन खाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ जो कीट है ये सिर्फ और सिर्फ इसी को खाता है, पार्थेनियम को, इसलिए दूसरी फसलों पे भी नहीं जाता। अगर आपने इसको रिलीज कर दिया तो ये पार्थेनियम के ऊपर ही जाएगा। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर हमारे पास जाइगोग्रामा बाइकलरेटा, ठीक है, ध्यान देना कौन सा है इंसेक्ट ऐसा, जाइगोग्रामा बाइकलरेटा एक ऐसा इंसेक्ट है जो कांग्रेस ग्रास को फीड करता है, और इसको जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में कांग्रेस ग्रास को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आगे देखिए बात करते हैं यहाँ पर हुगली विल्ट डिजीज ऑफ विच क्रॉप कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग द क्रॉप रोटेशन ऑफ राइस एंड लेग्यूम। आपको बताना है यहाँ पर जो हुगली विल्ट डिजीज है ये किस क्रॉप में होती है, जिसकी जो रोकथाम है हम यहाँ पर फसल चक्र के द्वारा कर सकते हैं। अगर हम उस फसल के बाद जो है या तो राइस लगा लें या लेग्यूम लगा लें। अगर राइस और लेग्यूम के साथ यानी कि दालों और धान की फसल के साथ अगर फसल चक्रण किया जाता है तो उस फसल में ये बीमारी का आना जो है थोड़ा कम हो जाता है। किसका, हुगली विल्ट के आने का। किसके कारण होती है, राल्स्टोनिया सोलिनिसिएरियम के कारण होती है, ठीक है। किसके कारण होती है ये, राल्स्टोनिया सोलिनेसिएरम, ठीक है। इसको पहले जो है सीडोमोनास सोलिनेसिएरम के नाम से जाना जाता था, अब इसे रेल्स्टोनिया सोलिनेसिएरम के नाम से जाना जाता है। और ये अकेला नहीं करता भी यहाँ पर एक्टिविटी, इसमें जो है आपका मैक्रोफोमिना जो चारकोल रॉट वाला भी देखिए हमारे पास जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। मैक्रोफोमिना फेजियोलिना हो गया, देखिए मैक्रोफोमिना, तो मैक्रोफोमिना जीनस भी यहाँ पर जो है वर्क करता है, निमेटोड भी यहाँ पर जो है एक्टिविटी करता है, ओके। और किस फसल में देखिए नुकसान पहुंचाता है, ये मोस्ट कॉमनली ये तीनों फंगस जो है आपस में एक्टिविटी करके ये हुगली विल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेजर कौन सा है यहाँ पर, रेल्स्टोनिया है, ठीक है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म रेल्स्टोनिया है। बाकी अगर वहां पर मैक्रोफोमिना भी हो, निमेटोड भी हो, तो और ज्यादा जो है इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये किसकी डिजीज है, ध्यान देना ये जूट की डिजीज है। किसकी डिजीज है, ये जूट की डिजीज रहती है, ठीक है। और इसको जो है अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं दालों के साथ या चावल के साथ तो इसको रोका जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते देखिए, तो नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मॉनसून ओवर केरला इज ऑन। जैसे हम जानते हैं जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून है भाई, ठीक है, वो कहां से शुरू होता है, वो केरल से शुरू होता है, ठीक है। केरल के कोस्टल रीजन से जो उसकी शुरुआत होती है। मोस्ट कॉमनली जो मॉनसून है जो भारत में लगभग 75% की रेनफॉल के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा है आपका, वो है साउथ वेस्टर्न मॉनसून, ठीक है। ध्यान देना कौन सा है वो, साउथ वेस्टर्न मॉनसून है। और यही साउथ वेस्टर्न मॉनसून जो है केरल से शुरू होकर के उत्तर भारत तक आता है। और आपका जो है ये भारत के उत्तरी राज्य में अगर देखा जाए तो पंजाब रीजन में जो है इसका एंड हो जाता है, ठीक है। पंजाब रीजन से ये बाहर निकल जाता है ये मानसून, अगर हम यहाँ पर बात करें। तो ये जो साउथ वेस्टर्न मानसून है देखिए, इसकी बात की जाए तो आपका ये ओवरऑल कंट्री को घेरते हुए चलता है। बट पूछा आपसे जा रहा है कि इसकी शुरुआत जो है केरल कोस्ट से कब होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब हमारा पीक मानसून सीजन देखिए शुरू होता है यानी कि 1 जून, तो जून के समय पर जो है इसकी 1 जून को जो है वहां से इसकी शुरुआत हो जाती है। बारिश करते करते जो है ये आपका राज्यों को कवर करते हुए जो है उत्तर भारत की ओर बढ़ता है और पंजाब रीजन तक आता है, ठीक है। और पंजाब रीजन से होते हुए लगभग सितंबर तक, अक्टूबर तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और सितंबर तक इसका विड्रॉल होते होते जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सितंबर मिड से लेकर के अक्टूबर लास्ट, अक्टूबर स्टार्टिंग तक, ठीक है। सितंबर के मध्य से लेकर के अक्टूबर के स्टार्टिंग तक जो है ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है इसके द्वारा होने वाली बारिश, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं विद रेफरेंस टू दी एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज, जिसे हम जो है AAS के नाम से जानते हैं। द AFMU स्टैंड्स फॉर, इसके अंतर्गत जो AFMU है वो क्या होता है भाई, उसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, क्या उसे एग्रोमेट फील्ड यूनिट कहते हैं या एग्रोमेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट कहते हैं या एग्रोमेट फॉरकास्टिंग यूनिट होती है वो, या एग्रोमेट्रोलॉजिकल फॉरकास्टिंग यूनिट्स होती है वो। तो देखिए यहां पर आपने ध्यान देना है, जो आपका AMFU का मतलब है वो है एग्रोमेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट्स, यानी कि ये कुछ स्पेसिफिक टाइप यूनिट्स हमें देखने को मिलती है, यानी कि ये मशीनरी का एक तरह का कंपोजिशन होता है। मशीनरीज होती है यहाँ पर जो वेदर को जांचने का, विंड स्पीड मापे या इसके अलावा टेम्परेचर को मापे, ठीक है, ऐसे काम करती है, ठीक है, इस चीज का काम करती है। और मोस्ट कॉमनली देखा जाए आपका देखिए ये जो एग्रोमेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट्स है इनको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है अपनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जो वातावरण है या परिस्थितियां हैं मौसम की, उनको जांचने के लिए जो है ये आपका KVK में लगाए जाते हैं या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज द्वारा जो इनको एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है।
और अगर हम बात करें तो ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि करंट टाइम की कंडीशंस क्या है और आने वाली कंडीशन जो है इस तरह से क्या हो सकती है। आज के टेम्परेचर को देख करके, आज की कंडीशन को देख करके अगले दिनों के समय का जो है यहाँ पर पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्टिंग जो है इजीली यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखिए आपका ये आपका ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये आपका ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। ठीक है, इस पे ध्यान देना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। ठीक है, ये एक स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत जो है आपका ये एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज और आपका ये AFMU जो है क्या करता है? वर्क करता है। यानी कि जो ग्रामीण इलाकों में रह रहे किसान है भाई, उनको जो है प्रॉपर्ली क्या मिल सके? जानकारी मिल सके। किस चीज की? मौसम की जानकारी मिल सके। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो IMD के अंतर्गत वर्क करता है। किसके अंतर्गत वर्क करेगा? ये आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये काम करता है। और अगर हम बात करते हैं देखिए IMD के हेडक्वार्टर की, ठीक है, ध्यान देना आपने, IMD का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर लोकेटेड है? वो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है भाई? न्यू दिल्ली में जो है IMD का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अगर हम बात करते देखिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, IMD की यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की जब बात की जाती है देखिए तो इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। बट उस समय इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर एस्टेब्लिश किया गया था? कोलकाता में एस्टेब्लिश किया गया था। कहां पर किया गया था भाई? कोलकाता में एस्टेब्लिश किया गया था उस वक्त। और उसके बाद जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया, पुणे शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, कोलकाता के बाद उसको शिमला भी शिफ्ट कर दिया गया था हिमाचल में। पहले वो शिमला में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, इसके बाद कोलकाता के बाद वो शिमला ले जाया गया। शिमला के बाद देखा जाए तो उसको पुणे शिफ्ट कर दिया गया। और पुणे के बाद फाइनली जो है न्यू दिल्ली, ठीक है, जहां पर अभी भी जो है इसका हेडक्वार्टर अब लोकेटेड है, फाइनली न्यू दिल्ली में जो इसको लाया गया था। तो शिफ्टिंग काफी बार हुई। अगर हम बात करते थे कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट है वो पहले से इसमें नहीं था। ठीक है, पहले से इसमें नहीं था। लगभग अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए इससे पहले क्यों इसको बनाने की क्यों जरूरत पड़ी भाई? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ साइक्लोन भी देखा गया था, कोलकाता में साइक्लोन देखा गया था इससे पहले। तो उसका पूर्वानुमान ना लगा पाना और उसकी वजह से बहुत सारी क्षति हो जाना। तो उसके बाद जो है सरकार के जहन में ये बात आई कि नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हमारे पास होना चाहिए जो मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगा सके, ताकि हम ऐसी चीजों को थोड़ा एस्केप कर सकें, बच सकें इन चीजों से। ठीक है, तब जाकर किसको बनाया गया था। और अगर हम बात करते हैं इस के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर वाला जो डिवीजन है वो 1932 में लाया गया था। 1932 में जो है इसमें एग्रीकल्चर डिवीजन इंक्लूड किया गया था। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना भाई। ठीक है, एग्रीकल्चर डिवीजन इसमें 1932 में इंक्लूड किया गया था। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अंतर्गत जो है फिर बहुत सारे जैसे फार्मर बुलेटिन्स हो गए या मौसम की संबंधित जो जानकारियां हो गई, ठीक है, वो जो है यहाँ पर दी जाती है। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो यहाँ पर आपका डेटा होता है, वेदर का, रेनफॉल का, टेम्परेचर का, वो जो है प्रोवाइड किया जाता है, ताकि यहाँ पर क्रॉपिंग सीजन या क्रॉप्स जो है डिसाइड की जा सके पर्टिकुलर टाइम के लिए या पर्टिकुलर एरिया के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों का। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दूर संवेदन प्रणाली का जो है एक तरह का घटक नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग सिस्टम की, रिमोट सेंसिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे घरों में भी, टीवी में भी जो है हमारे पास क्या रहते हैं? रिमोट रहते हैं। रिमोट का एक बटन दबा दिया जाता है और वहीं पर चैनल चेंज होते जाते हैं। यानी कि फिजिकल किसी तरह का कनेक्शन नहीं है बीच में। ठीक है, फिजिकल किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। वहां पर कनेक्शन हमें किस तरह का देखने को मिलता है? कनेक्शन देखने को मिलता है आपको एक तरह का बिल्कुल वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, तो वही आपका रिमोट सेंसिंग होती है। यानी कि जब हम बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के जो है दो चीजों को जोड़ते हैं तो वो रिमोट चीजें कहलाती हैं। ठीक है, उन्हें हम जो है रिमोट सेंसिंग या सेंसर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि एक सेंसर एक जगह है, एक सेंसर दूसरी जगह है, बट दोनों फिर भी आपस में कनेक्टेड है। इसके एग्जांपल के अगर हम समझे, देखिए जैसे जो सैटेलाइट है, ये जितना भी वेदर रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया जाता है भाई, ये कैसे किया जाता है? तो एक तो हमने देखी कि जो यूनिट्स लगी हुई है, ठीक है, जो एफएमयूज लगी हुए हैं, जो एग्रोमेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट्स लगी हुई हैं, ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट्स हैं, ये किसी एरिया में लगी हुई है। मान लीजिए हमें जो है ये एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे, ऊपर से जो है सोलर रेडिएशन आ रही है इन पेड़ पौधों पे, हमें वहां का टेम्परेचर की जानकारी लेनी है। तो सोलर रेडिएशन यहाँ पर आ रही है,
इसके अलावा इसके लिए क्या होते हैं भाई, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, सेंसर कहां पर पाए जाते हैं, आपके सेंसर होते हैं सैटेलाइट्स में। ठीक है, ये आपका हो गया सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट कहां होगा, काफी दूर होगा भाई। ठीक है, धरती से काफी दूर है, काफी ऊंचाई में। यहां से रेडिएशन आ रही है इधर, ये सैटेलाइट क्या कर दे रहा है, इन रेडिएशन को कैच कर रहा है पहले। ठीक है, और जो एएफएमयू लगे हैं उन सैटेलाइट से सिग्नल आएगा एएफएमयू के लिए, या जो हमारे पास जो स्टेशन होते हैं भाई अलग अलग, ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजिकल जो स्टेशन है वहां के लिए। ये स्टेशन में होगी डेटा की प्रोसेसिंग, क्या होगी यहाँ पर, डेटा की प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग एनालिसिस होगी कंप्लीटली, और फाइनली जो है इसको पब्लिश किया जाएगा, इस डेटा को क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, यानी कि इसको बुलेटिन में या न्यूज़पेपर या किसी भी माध्यम से जो है पब्लिक किया जाएगा। तो यानी कि कंप्लीट मैकेनिज्म है कि जो नेचुरल रेडिएशन पड़ रही थी सूरज से, सन से जो रेज आ रही थी वो टेम्परेचर बढ़ा रही थी इस सरफेस का, इस एरिया का। सेंसर ने उसको जो है एस्टिमेट किया, उस सेंसर ने जो है उसको स्टेशन पे भेजा, स्टेशन में उस डेटा को कंप्लीटली एनालाइज किया, प्रोसेस किया और फाइनली उसको पब्लिश कर दिया। तो ये टेक्निक क्या कहलाई यहाँ पर, ये रिमोट सेंसिंग कहलाई, क्योंकि जो सैटेलाइट इन चीजों को एक तरह से आंक रहा है, एनालाइज कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, वो काफी दूर है, वो फिजिकली टच नहीं है उसके साथ। तो ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, और एक चीज ऐसी है यहाँ पर जो नहीं आती है, वो आपको बताना है कौन सी, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एक्विजिशन। देखिए काफी सिंपल रहेगा हमारे पास, डेटा माइनिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना क्या हो जाएगा, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग देखिए किसी तरह का कोई भी यहाँ पर ना तो फैक्टर है ना कोई प्रोसेस है जो रिमोट सेंसिंग में यूज में लाई जाती है। डेटा एनालिसिस भी की जाती है, जो आपका यहाँ पर की जाएगी, जो आपका यूनिट्स वगैरह होंगी, जैसे कोई भी केवीके या मेट्रोलॉजिकल जो स्टेशन है, डिपार्टमेंट है, ठीक है, वहां पर की जाएंगी डेटा एनालिसिस, प्रोसेसिंग भी वहां पर की जाएगी। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन का मतलब होता है ये चीजें जो करंट टाइम में वेदर कंडीशन को कैच कर लेना, जैसे टेम्परेचर क्या है इस टाइम पे, या जो भी अदर कंडीशन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितनी है इस टाइम पे, सनशाइन कितनी है इस टाइम पे, तो करंट टाइम पे जो कैप्चर कर लेना उस डेटा को, वो एक्विजिशन कहलाता है। ठीक है, करंट टाइम में डेटा कैप्चरिंग एक्विजिशन कहलाती है। सबसे पहले एक्विजिशन होगी, फिर उसके बाद जो है उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर एनालिसिस होगी, और फिर जाकर के जो है पब्लिकेशन होती है फाइनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं। देखिए, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टार्टेड इशूइंग द फार्मर वेदर बुलेटिन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस सिंस। देखिए रेगुलर बेसिस पे जो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, फार्मर बुलेटिन जो है, फार्मर वेदर बुलेटिन के नाम से जो है बुलेटिन रिलीज करता है, कि पूरा का पूरा पत्र आता है। ठीक है, आप जो है इसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं, वहां पर कंप्लीटली जो है इसका एक कंप्लीट फाइल आती है, एक डॉक्यूमेंट आता है बुलेटिन, जिसमें सारी की सारी जानकारी मौसम के बारे में दी रहती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो नियमित रूप से इस की शुरुआत कब की गई थी, किसकी, फार्मर वेदर बुलेटिन की शुरुआत जो है कब की गई थी, कृषकों का जो मौसम बुलेटिन है उसकी शुरुआत कब की, 1955 में, 65 में, 75 में, या 945 में। तो देखिए यहाँ पर आपने ध्यान देना है, इसकी जो शुरुआत है आपका वो कब की गई थी, वो की गई थी आपकी 1945 में। जैसे मैंने बताया कि जो मेट्रोलॉजी वाला डिपार्टमेंट बना था वो बना था 32 में। कब बना था भाई, 1932 में एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना था, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है, पुणे में है, ध्यान रखना है। ठीक है, जो आईएमडी एग्रीकल्चर है, ठीक है, आईएमडी का जो एग्रीकल्चर डिवीजन है, एग्रीकल्चर डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका पुणे महाराष्ट्र में है। आईएमडी का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 1932 में ये बना, बट 1945 में फिर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर किसानों के लिए स्पेसिफिक, किसानों को जानकारी मिल सके, किसानों के लिए स्पेसिफिक जो है इसने फार्मर बुलेटिन, वेदर बुलेटिन जो है रिलीज करना शुरू किया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इससे पूरी की पूरी जानकारी मिलती है। और ध्यान देना आपने 7 डे फॉरकास्ट, स्टार्टिंग में ये 5 दिनों का फॉरकास्ट देता था, बट अब जो है ये 7 डे फॉरकास्ट जो है प्रोवाइड करता है, यानी कि 7 दिनों तक का, 1 हफ्ते तक का पूर्वानुमान जो है मौसम का ये किसानों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर कंटीजेंसी क्रॉपिंग इन ड्राई लैंड्स। यानी कि यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो है एक तरह की कैसी प्रैक्टिस नहीं है भाई, नॉट रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस है, यानी कि जो एक तरह से प्रेफर नहीं की जाती, रिकमेंड नहीं की जाती। देखिए ध्यान देना, यहाँ पर भी नॉट लगा तो कंफ्यूजन कई बार हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो इसको बिल्कुल जो है आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जब भी पढ़ें तो सही तरीके से पढ़ें। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर कंटीजेंसी क्रॉपिंग इन ड्राई लैंड। यानी कि अगर आप कंटीजेंसी क्रॉपिंग कर रहे हैं ड्राई लैंड में, इससे पहले हमें क्या समझना है, कंटीजेंसी क्रॉपिंग समझना है, ड्राई लैंड समझना है। कंटीजेंसी क्रॉपिंग की जब हम बात करते हैं, कंटीजेंसी क्रॉपिंग होती है स्पेसिफिक, साइट स्पेसिफिक क्रॉपिंग। जैसे देखिए राजस्थान वाले जो
एरिड रीजन है, थोड़ा सूखा संभावित जो क्षेत्र हैं बहुत सारे, वहां पर आप कैसी फसलों को या उसके आसपास के एरिया में कैसी फसलों को लगाना प्रेफर करेंगे, जिसमें कम पानी की खपत हो। ठीक है, कम पानी की खपत हो, ज्यादा टेम्परेचर में भी जो अच्छे से ग्रो हो जाती हो, ऐसी फसलों को आप लगाएंगे। तो यही आपका कंटीजेंसी क्रॉपिंग होता है, यानी कि आप एरिया के आधार पे कि वहां पे कैसी फसल लगाई जानी चाहिए, वहां की मॉइस्चर कंडीशन के आधार पे, वहां की सॉइल कंडीशन के आधार पे, वहां की रेनफॉल की, टेम्परेचर की कंडीशन के आधार पे जो है आपको फसल सेलेक्ट करनी है जो सूटेबल हो उस एरिया के लिए, वो आपका कंटीजेंसी क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, ध्यान देना, क्लियर हो गया। ठीक है, और ड्राईलैंड फार्मिंग की जब हम बात करते हैं, ध्यान देना, 3 तरह की फार्मिंग हमारा इस बेसिस पे होती है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी या रेनफॉल पैटर्न के बेसिस पे होती है। तो एक होता है हमारा यहाँ पर ड्राई फार्मिंग, कौन सा होता है, ध्यान देना इस पे, ड्राई फार्मिंग होता है। ठीक है, ड्राई फार्मिंग हुआ, ड्राई फार्मिंग ऐसी एरिया में जो फार्मिंग की जाती है जहां पर जो आपका रेनफॉल है पर एनम 750 mm से कम रेनफॉल होती है। ठीक है, वो आपका ड्राई फार्मिंग कहलाती है। दूसरी तरफ जब हम ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग की जब बात की जाती है, तो यहाँ पर आपका 750 से लेकर के जो है 1150 mm के बीच जो है यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल होती है एक साल में। ये हो गया ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, जो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कौन सी फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग, यानी कि जहां पर हमें इरिगेशन देने की जरूरत ही नहीं होती, पूरी की पूरी वर्षा आश्रित खेती होती है। तो वो ऐसे स्थानों पर होती है जहां पर 1150 mm से ज्यादा की रेनफॉल जो है एक साल में रिसीव की जाती है। तो ये 3 अलग अलग प्रकार हमारे पास फार्मिंग के होते हैं। ठीक है, रेनफॉल पैटर्न के बेसिस पे। तो कंटीजेंसी हमने समझ लिया यहाँ पर क्या होता है, ड्राईलैंड हमने समझ लिया क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप ऐसी कंटीजेंसी फार्मिंग कर रहे हो, यानी कि ड्राईलैंड के लिए जो सूटेबल क्रॉप है उन्हीं को आप लगा रहे हो, तो वहां पर क्या किस चीज का होना जरूरी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वैरायटी, सूटेबल वैरायटी तो सिलेक्ट करनी होगी, तो ये जरूरी है। दूसरा, वीड आर अलाउड टू ग्रो अनकंट्रोल्ड, की हम जो है खरपतवार को बिना नियंत्रण किए जो उसको बढ़ने देंगे। तो यही यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास रहने वाला है। आगे देख लेते हैं क्या है, मिड सीजन करेक्शन लाइक रिटूनिंग ऑफ सर्टेन क्रॉप, ये किया जा सकता है। अभी रिटूनिंग टर्म यहाँ पर आया, रिटूनिंग यानी कि हम बार बार जो है जमीन को खोद करके उसमें टिलेज करके जुताई करके उसमें नया बीज नहीं डालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा पुराना वहां पर जो फसल लगी हुई थी, जैसे गन्ने में ये किया जाता है आपका, सोरघम में ये किया जाता है आपका, कि उनको हम वहीं रहने देंगे भाई, फील्ड में ही रहने देंगे। एलिफेंट ग्रास में भी ये किया जाता है कि जैसे गन्ना आपने क्या किया, पूरा नीचे से उखाड़ करके नहीं काटा, गन्ने की फसल एक बार हो गई, आपने सेट लगाए थे, सेट यानी कि जो उसका टुकड़ा हो गया गन्ने का, जो बीज के रूप में लगाया जाता है। पहले तो आपने अच्छे से बुआई की, टिलेज करके। ठीक है, जब एक बार आपने उससे फसल ले ली तो आपने पूरी तरह से उसको नहीं काटा, उसको थोड़ा सा हिस्सा जो है उसका क्या करने दिया, वहीं पर जमीन में रहने दिया। अब उसी में से फिर से जो है नए प्लांट क्या हो जाएंगे, एमर्ज हो जाएंगे, और उसी समय एक नई फसल ले सकते हैं। यानी कि हम वहां पर टिलेज करने से बच गए। टिलेज होती, जुताई होती, तो मॉइस्चर भी वहां से उड़ जाता, पूरी की पूरी मिट्टी पलट जाती। ठीक है, तो इससे अच्छा हम क्या कर देते हैं, वहां पर एक सीजन में करते ही नहीं है टिलेज, वैसे ही उसी से दूसरी फसल ले लेते हैं, तो वो रिटूनिंग है। तो ये भी किया जा सकता है अभी, क्योंकि ड्राईलैंड फार्मिंग है, मॉइस्चर को हमें बचाना है। इसके बाद एडॉप्शन ऑफ प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग भी दी जाती है, ये भी किया जाता है। यानी कि सिर्फ ये नहीं किया जाता ऑप्शन बी की हम खरपतवारों को ग्रो थोड़ी होने देंगे, चाहे ड्राईलैंड फार्मिंग हो चाहे कोई भी फार्मिंग हो, हम खरपतवारों को जो क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एप्रोप्रिएट मेजर टू मैनेज द फ्लड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो है बाढ़ प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। पहला यहां पर बात की गई है, देखिए यहां पर भी नोट लगाया गया, इस पे ध्यान देना है, काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछे जा रहे हैं। पहला कहा गया है कि अवॉइड दी सिल्टिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, यानी कि जितने भी जो जलमार्ग होते हैं, जहां जहां से पानी भर रहा है भाई, उसके अवसादन से जो है बचाव करना है, नहीं करना है, यानी कि नहीं यहां पर है तो नहीं करना है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा देखिए, इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ चैनल्स टू कैरी एक्सेस वाटर, यानी कि अतिरिक्त जल ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी चैनल्स है हमारे पास उनकी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, उनको थोड़ा चौड़ा कर देंगे। कंजर्व वाटर इन दी सॉइल वेयर इट फॉल्स, यानी कि उसी भूमि में जल का संरक्षण करेंगे जहां जो है ये बरसता है, यानी कि पानी कहीं हो रहा है, बारिश कहीं हो रही है, तो वहीं पर उसको एकत्रित करने के लिए कुछ साधन हमने अपनाने हैं। ये डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई करनी है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये भी हमें करना है, ये भी हमें करना है, ये भी हमें करना है। अब देखिए पहली बात जो यहाँ पर है कि जल मार्गों के अपसादन को रोकना है, हमें सेडिमेंटेशन नहीं होने देनी है, कि जहां से पानी बह रहा है या तो वहां पर जो है रोक लग गई है, पानी कहीं और ही जाकर के बह रहा है, तो वो भी गलत है, तो नहीं होने देना है भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है यहाँ पर प्रॉपरली करनी है कि सिल्टिंग नहीं होने देनी है, वहां पर सेडिमेंटेशन नहीं होने देनी है। दूसरा क्या है,
कैपेसिटी को हमने बढ़ाना है कि जो चैनल काफी छोटे छोटे संकरे रास्ते थे पानी के, उनको थोड़ा चौड़ा करना है ताकि पानी अच्छे से फ्लो हो सके, करना है ये भी। तीसरा, कंजर्व वाटर इन दी सॉइल वेयर इट फॉल। हाँ, जहां पर पानी जो है बरस रहा है वहीं पर हो सके तो वहीं पर उसको रोकने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर वो बह करके दूसरी जगह जाएगा तो वो कुछ ना कुछ साथ साथ में इरोजन करते हुए जाएगा, मृदा अपर्दन करते हुए जाएगा, या हो सकता है बीच में जो है वो रास्ता ही बंद हो जाए पानी का, कहीं और बह करके वो वेस्ट हो जाए। तो ये तीनों चीजें करनी है, बट क्या नहीं करना है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई नहीं करनी है। इससे फ्लड मैनेज नहीं होंगे, ठीक है, इससे फ्लड मैनेज नहीं होंगे बल्कि फ्लड और ज्यादा आएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट, यानी कि विभिन्न प्रकार की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है कौन सा जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पर भी इनकरेक्ट है, जैसे कि द टेम्परेट क्लाइमेट हैज लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे साल भर में देखा जाए तो टेम्परेट जो क्लाइमेट है वहां पर ठंडा तापमान बना रहता है, जो तापमान की परिस्थितियां वो ठंडी रहती हैं, कम तापमान वहां पर होता है, तो ये ठीक है हमारे पास, ठीक है, स्टेटमेंट सही कह रही है। दूसरा है कि द पोलर क्लाइमेट हैज वेरी लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पर सारी साल अगर हम देखें तो टेम्परेचर वहां पर काफी ज्यादा होता है, बहुत कम होता है, तो वो भी सही है भाई। जैसे अंटार्कटिका अगर देखा जाए देखिए तो हमेशा वहां पर जो है आपका टेम्परेचर डाउन ही रहता, तो ये भी ठीक है। तीसरा है कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हैज यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं, जो आपके उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उसमें जो है पूरे साल भर सेम ही टेम्परेचर रहता है। क्या ये सही है भाई? थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। अगली देख लेते हैं स्टेटमेंट, द ट्रॉपिकल क्लाइमेट हैज हाई टेम्परेचर थ्रू आउट, जो आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहां पर ज्यादा ही टेम्परेचर बना रहता है सारी साल, तो ये भी सही है। यानी कि ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर नहीं रहता, जो सब ट्रॉपिकल रीजन है ये दोनों का जो है एक तरह का इन बिटवीन रीजन आता है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका वार्म टेम्परेचर तो होता ही होता है, बट यहाँ पर कुछ समय के लिए आपका देखा जाए तो टेम्परेचर डाउन भी जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका जरूरी नहीं कंप्लीटली ज्यादा ही टेम्परेचर बना रहे, यूनिफॉर्म में बना रहे, यहाँ पर टेम्परेचर ठंडी की ओर भी आता है, थोड़ा टेम्परेट टेम्परेचर भी होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि सारी साल सेम ही बना रहता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखिए, ग्रोइंग ऑफ सुटेबल क्रॉप इन अ प्लेस of normally sown highly profitable crop of the region due to occurrence of aberrant weather condition is known as। देखिए अभी इसके बारे में हमने पहले भी बात की कि मौसम की खराब स्थिति के कारण किसी क्षेत्र में देखिए सामान्य रूप से बोई जाने वाली अधिक लाभकारी फसल के स्थान पर उपयुक्त फसल उगाने को जो है यहाँ पर क्या कहा जाता है। यानी कि देखिए अगर किसी क्षेत्र में जो है कंडीशंस कैसी हो भाई, हमारे पास अगर कोई हार्श कंडीशन है तो वहां के लिए हम जो है कोई ज्यादा उपयोगी फसल नहीं उगाएंगे, हम वहां पर हाई यील्डिंग फसल नहीं उगाएंगे, वहां पर ऐसी फसल उगाएंगे जो वहां पर उग सके। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया है या उसके आसपास के जो एरिया है वहां पर हम ऐसी क्रॉप प्रेफर करेंगे जो फसल आपकी जो है कम ज्यादा टेम्परेचर और कम मॉइस्चर में रह सकती हो, कम नमी में रह सकती हो, तो इसीलिए वहां पर आपका मस्टर्ड जैसी फसलें या मिलेट्स जैसी फसलें वहां पर लगाई जाती हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है इस चीज को, मल्टीपल क्रॉपिंग, कंटीजेंसी क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग और उत्तरा और पैरा क्रॉपिंग। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन हमें जो है दो क्वेश्चन यहाँ पर लिंक्ड क्वेश्चन भी मिले काफी ज्यादा, जैसे आईएमडी रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन लिंक्ड मिले हमें, इससे संबंधित भी 2 क्वेश्चन लिंक्ड मिले हमें। कंटीजेंसी क्रॉपिंग देखिए पहले ही पूछा गया था, तो इससे आपने समझ जाना यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा ये कंटीजेंसी क्रॉपिंग। जैसे हमने पहले भी इसके बारे में समझा कि हम जगह के आधार पे जगह की कंडीशन को देख करके वहां के लिए जो है सुटेबल क्रॉप को डिसाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि एक साल में हम जो है एक खेत में अलग अलग फसलें लगाएंगे। वो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने रबी सीजन में एक फसल लगाई, खरीफ सीजन में आपने कोई दूसरी फसल बदल करके लगाई, समर सीजन में आपने तीसरी फसल बदल करके लगाई, ये भी मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाएगा। दूसरा, आप एक ही समय पर एक से ज्यादा फसलें एक ही खेत में भी लगा सकते हैं, वो भी आपका मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। इसके सीधा उल्टा हमारे पास मोनोक्रॉपिंग हो जाता है। मोनोक्रॉपिंग यानी कि जब आप जो है एक खेत में, एक खेत आपके पास है और उस खेत में आप हर साल सिर्फ मक्की ही लगा रहे हैं, मक्का ही लगा रहे हैं, मोनोक्रॉपिंग हो जाएगी। आप कोई दूसरी फसल नहीं लगाते हैं, आप सिर्फ मक्का ही लगाते हैं, या आप सिर्फ उसमें गेहूं ही बो रहे हैं, या आप सिर्फ उसमें जो है सोयाबीन ही लगा रहे हैं। और मोस्ट कॉमनली ये गेहूं हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ये ज्यादातर मोनोक्रॉपिंग में प्रैक्टिस की जाने वाली फसलें हैं, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर आप जो है एक खेत में एक ही तरह की फसल साल बाई साल लगाते हैं। इसके बाद उत्तरा और पैरा क्रॉपिंग आता है। आपने रिले क्रॉपिंग का नाम सुना होगा, हमने एमपीएफएसओ की क्लासेस में भी जो है काफी अच्छे से इसके बारे में बात की थी। रिले क्रॉपिंग यानी कि मोस्ट कॉमनली जहां पर क्या किया जाता है, धान की कटाई से लगभग 10 दिन पहले, ठीक है, लगभग 10 से 15 दिन पहले, ज्यादातर 10 दिन यहाँ पर रखे जाते हैं। 10 दिन पहले जब धान की कटाई होनी हो, उससे 10 दिन पहले हम जो है दालों की फसल का छिड़काव जो है उसी धान के खेत में कर देंगे। अब जिस दिन तक उसके कटाई का समय आएगा तब तक धीरे धीरे जो है वो जो दाने हैं दाल के जो हमने बोए हैं वहां पर वो जर्मिनेट होना शुरू कर जाएंगे। तो इससे क्या हो गया, इससे जो वहां पर बचा हुआ मॉइस्चर था खेत में वो भी यूटिलाइज हो गया, ना हमें अलग से टिलेज करने की जरूरत पड़ी और ना ही हमें अलग से जो है नमी देने की, वहां पर इरिगेशन करने की जरूरत पड़ी। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियों से हम बच गए और जो न्यूट्रिएंट हमने धान की फसल में डाले थे वो भी तो कुछ मात्रा में वहां पर बचे होंगे, वो भी यूटिलाइज हो जाएंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग। और ये आपकी रिले क्रॉपिंग होती है, ठीक है। क्या होती है ये रिले क्रॉपिंग का एक तरह का ये एग्जाम्पल है जो कहां पर बिहार और उड़ीसा रीजन में ये ज्यादातर जो है फॉलो किया जाता है। बिहार हो गया और उड़ीसा हो गया, इन स्थानों पे जो है आपका उत्तरा और पैरा क्रॉपिंग के नाम से जो है धान की फसल में कटाई से लगभग 10 दिन पहले किसी दलहनी फसल को या तिलहनी फसल को जो है बोया जाता है। इसमें आपका उड़द बीन हो गया या कौपी हो गया, लोबिया जिसे हम कहते हैं, या चना हो गया, ऐसी फसलों को जो लगाया जाता है, या मूंग हो गया, ऐसी फसलों को लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बात करते हैं वाटर लॉस बाय प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन डज नॉट हैपन फ्रॉम, यानी कि हम जानते हैं कि पौधों के द्वारा जो एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन की, उस प्रोसेस में जो है वाटर पौधों के अंदर से वेपर फॉर्म में वेपराइज होकर के, वाष्पोत्सर्जित होकर के जो है एनवायरमेंट में जाता है, ठीक है। तो वो कहां से जो ये जो आपका ट्रांसपिरेशन वाला फिनोमिनन है किस तरह की सेल से नहीं होता, किन कोशिकाओं से नहीं होता। देखिए क्यूटिकल है तो होता है, क्यूटिकल से पत्ती की क्यूटिकल हो, पौधे की क्यूटिकल हो, वहां से पानी का लॉस होता है वेपर फॉर्म में। स्टोमेटा यानी कि पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र है तो वहां से भी होता है। इसके बाद लेंटिसेल्स होगी, लेंटिसेल्स यानी कि जो फ्रूट में लेंटिसेल पाई जाती है, तनों में लेंटिसेल पाई जाती है, टहनियों में जो लेंटिसेल्स पाई जाती है वहां से भी होता है भाई। इसके अलावा गार्ड सेल यानी कि पत्तियों में जो गार्ड सेल पाई जाती है, देखिए वो ट्रांसपिरेशन नहीं करती, वो इन रंध्र को ओपन और क्लोज करने का काम करती है। जो लॉस होता है वाटर का, ट्रांसपिरेशन जो होती है वो स्टोमेटा से होगी, गार्ड सेल से नहीं होती, ये सिर्फ उसको ओपन और क्लोज करने का काम करेगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए आज की क्लास का हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ विंड ऑन द प्लांट ग्रोथ, यानी कि पादप वृद्धि पर वायु के सकारात्मक प्रभाव को पहचानना है आपने, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो हवा चलती है उसका जो है अच्छा फायदा क्या है पौधे के लिए, ठीक है। यहाँ पर 3 ऐसे फायदे हैं जो उसके लिए जो है एक तरह से विनाशात्मक है, एक ऐसा फायदा जो अच्छा है, वो आपको बताना है वो अच्छा वाला फायदा कौन सा है। इट इंक्रीजेज द ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ अ प्लांट, इससे क्या हो जाता है जब तेज हवा चलती है तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात तो ये सही है बट ट्रांसपिरेशन का बढ़ना पौधे के लिए सही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा राइट आंसर। हॉट विंड एक्सेलरेट द ड्राइंग ऑफ प्लांट, ये भी सही है कि जब गर्म शुष्क हवाएं जो है काफी तेजी से चलती है तो उससे पौधे तक जो है मुरझा जाते हैं, सूख करके थोड़े सूख जाते हैं, मुरझा से जाते हैं, तो ये भी सही है बट पौधे के लिए गलत है भैया। तीसरा कह रहा है यहाँ पर इट इंक्रीजेस द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट, इससे क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अवशोषण पौधों के द्वारा बढ़ जाता है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है वैसे ही आपका क्या होगा भाई, उतना ज्यादा जो है पौधे के लिए फायदा होगा, फोटोसिंथेसिस वो प्रॉपरली कर पाएगा अगर CO2 का अमाउंट भी उसको अच्छा खासा मिलता रहे। इसके बाद दिया गया था यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स में इंक्रीज द लॉजिंग ऑफ सीरियल क्रॉप, यानी कि जब तेज हवाएं चलती है तो उससे क्या हो सकती है, जो सीरियल क्रॉप होती है, खाद्यान्न फसलें होती है, वो गिर जाती हैं टूट करके, तो ये भी जो है सही है। तीनों चीजें सही है बट पौधों पे ये गलत इफेक्ट दिखा रहा है। ये जो चीज हमारे पास होती ये भी तेज हवाओं के चलने से ही है बट ये पौधों में क्या करेगी, एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट देगी, सकारात्मक प्रभाव डालेगी, तो इसलिए देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर कंप्लीटली इन एक क्लास में, इस फर्स्ट क्लास में हमने यहाँ पर 80 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया। ऐसे ही नेक्स्ट 2 क्लासेस के माध्यम से देखिए हम यहाँ पर जो है बाकी के बच्चे हमारे क्वेश्चंस को जो है 2 और भागों में बांट करके उनको जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे इस क्लास के माध्यम से हमने कंप्लीटली जो है डिटेल में हर एक क्वेश्चन के बारे में, जितने आपके जो है अदर भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पर जाना, हर एक ऑप्शन को हमने अच्छे से यहाँ पर समझा, कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझा। ऐसे ही नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से जो है कंप्लीट इस 2019 में हुए असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के एग्जाम को जो हम यहाँ पर कंप्लीटली एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर देखिए आप चैनल पर नए हैं
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।